हेलो एवरीवन। मैं अपनी एक नेक्स्ट वीडियो को लेके आई हूँ और ये हाउस बाइंग सीरीज़ का ही पार्ट 2 है। मैंने आपको अपनी पहली वाली वीडियो में बताया था कि अगर आप घर खरीदने का सोच रहे हो, प्लान कर रहे हो इन दी यूके, तो आप कौन सी वो चीज़ें हैं, 5-6 चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। इस वीडियो में मैं बताऊंगी वंस यू आर रेडी विद ऑल दोज 5-6 थिंग्स, अगर आपका डिपॉजिट रेडी है और आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है और आपने अपना मॉर्गेज एडवाइज़र आपने अपने मॉर्गेज एडवाइज़र से मॉर्गेज इन प्रिंसिपल अमाउंट ले लिया है ऑन द बेसिस ऑफ योर सैलरी, उसके बाद क्या आपका है प्रोसेस। सो ऑब्वियसली आप यू विल स्टार्ट हाउस हंटिंग। सो आप व्यू करना प्रॉपर्टीज़ को, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को व्यू करना स्टार्ट कर देते हो एज पर योर लाइकिंग। अगर आपको कोई प्रॉपर्टी पसंद आती है, सो फर्स्ट थिंग, लेट्स सपोज अगर आप किसी प्रॉपर्टी, आपने 10-12 प्रॉपर्टीज़ देखी, उसमें से आपको एक पसंद आई और आपको लग रहा है कि वो आपके बजट में भी है, सो आफ्टर यू लाइक द प्रॉपर्टी आप उस पर एक ऑफ़र डालते हो। सो लाइक अगर आपने किसी स्टेट एजेंट के थ्रू डाला है, मतलब व्यू की है वो प्रॉपर्टी, तो आप उस पर आपको वो पसंद आई तो आप ऑफ़र डालोगे। सो यू विल मेक एन ऑफ़र। और जब आप ऑफर डालते हो उस प्रॉपर्टी पे, सो हाउ डू यू डू दैट? सो यू जस्ट रिंग द स्टेट एजेंट जिसके थ्रू आपने व्यूइंग रिक्वेस्ट की थी, उनको आप दोबारा रिंग करते हो और उनको आप बोलते हो कि दैट आई हैव व्यूड दिस प्रॉपर्टी एंड आई रियली लाइक द प्रॉपर्टी, और आई एम इंटरेस्टेड टू बाय दिस प्रॉपर्टी एंड माई ऑफर इज़ दिस मच अमाउंट। आप ऐसे ऑफर देते हो। स्ट्रेट अवे आपको आंसर नहीं मिलेगा, सो ऐसा एक्सपेक्ट मत करना कि आपको स्ट्रेट अवे बता देंगे कि क्या रिजल्ट है। थोड़ा टाइम लेके वो बताते हैं, फिर दे ऑलवेज गेट बैक टू यू। सो आपने ऑफर डाला, लेट्स से प्रॉपर्टी थी 200,000 पाउंड की, और आपको लग रहा है व्यू करने के बाद कि प्रॉपर्टी का जो प्राइस है अराउंड 190,000 पाउंड होगा, नॉट 200, तो आप 190 का ऑफ़र डाल सकते हो। आस्किंग प्राइस जो होता है उससे कम का ऑफ़र आप डाल सकते हो। देर इज़ लाइक देर इज़ नो पर्टिकुलर रूल कि आपको जितना आस्किंग प्राइस है उतना ही डालना है या उससे ज़्यादा डालना है। आप उससे कम का डाल सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन यू, लाइक आपको क्या लगता है वो प्रॉपर्टी का क्या प्राइस होगा। सो अगर 200,000 की प्रॉपर्टी अगर आपने व्यू की और आपको लगता है कि दैट प्रॉपर्टी इज़ ऑफ अबाउट 190,000, सो आप 190,000 का ऑफ़र डालो और उसके बाद जस्ट वेट एंड सी व्हाट रिप्लाई कम्स बैक फ्रॉम द वेंडर। वेंडर्स को वो प्राइस अच्छा लग रहा है, इज वेंडर और द सेलर इंटरेस्टेड टू सेल द प्रॉपर्टी इन 190, और जो भी है उसे लगता है कि उससे ज़्यादा वो एक्सपेक्ट कर रहा है, तो वो आपको फ़ोन आ जाता है आफ्टर यू मेक एन ऑफ़र। अगर आपका ऑफ़र एक्सेप्ट हुआ, सो ठीक है, वेल एंड गुड, आप प्रोसीड फर्दर करते हो। अगर ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं हुआ तो ऑफ़र रिजेक्ट हो जाता है, और ऑफ़र रिजेक्ट होने के बाद कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि एजेंसी और जो है वो जो भी स्टेट एजेंट है जिसने भी वो प्रॉपर्टी मार्केट में डाली है, वो आपके साथ निगोशिएट करते हैं कि जो सेलर है ही और शी इज़ लुकिंग फॉर दिस मच ऑफ अमाउंट, सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस अमाउंट, कैन यू इंक्रीज़ योर ऑफर, ऐसे ऐसे करके वो आपसे निगोशिएशन करते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ आप ऊपर जा सकते हो, इंक्रीज़ कर सकते हो ऑफर को 190 से 195,000 पाउंड्स, एंड इफ़ यू थिंक दैट प्रॉपर्टी वैल्यूज़ दैट मच अमाउंट, सो आप वो इंक्रीज़ कर सकते हो। अगर आपको नहीं लगता तो आप स्ट्रेट अवे जब आपको कॉल बैक करते हैं या जब भी आपको वो दोबारा कॉन्टैक्ट करते हैं, तो आप उनको मना कर सकते हो कि ओके, आई कांट गो अप एंड आई थिंक आई विल स्टिक विद माई फर्स्ट ऑफर। तो काफ़ी निगोशिएशंस होते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार ऐसे होता है। सो मैंने भी बहुत निगोशिएट किया था, सो दैट्स वाई दैट वाज माय एक्सपीरियंस। सो आप निगोशिएट कर सकते हो। सो 1 कॉल, 2 कॉल, 3 कॉल, 3 टाइम्स नेगोशिएशन, इट कैन हैपन। So make an offer. If offer gets accepted, you move forward. So once your offer accepted, first and foremost thing to do is आप अपने मॉर्गेज एडवाइज़र को कॉल करोगे, उसको बता दोगे कि दैट
मेरा ऑफ़र, मैंने ये इतने थाउजेंड की प्रॉपर्टी थी, मैंने ऑफ़र डाला, वो ऑफ़र एक्सेप्ट हो गया है, सो कुड यू प्लीज़ स्टार्ट वर्किंग ऑन माई मॉर्गेज। सो उसके बाद मॉर्गेज एडवाइज़र जो है वो अप्लाई करता है मॉर्गेज के लिए। सो स्ट्रेट अवे वो मॉर्गेज के लिए अप्लाई करना, जो भी प्रोसेसिंग है एंड ऑल, वो सब स्टार्ट कर देता है वंस यू टेल देम, वंस यू टेल द मॉर्गेज एडवाइज़र दैट आई हैव गॉट द प्रॉपर्टी एंड माई ऑफर इज़ एक्सेप्टेड। ये आपको पहला करना है, मॉर्गेज एडवाइज़र। सेकेंड थिंग, आपको हाउस सर्वेज अरेंज करने हैं और सॉलिसिटर अरेंज करना है। सो फाइंड आउट कि आपके एरिया का सॉलिसिटर क्या है। सॉलिसिटर क्या होता है यूके में? सॉलिसिटर इट इज़ अ काइंड ऑफ लीगल फर्म। वो सॉलिसिटर्स वो हैंडल करते हैं आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज, जो हाउस आप बाय करने जा रहे हो उसके पीछे कोई लीगल एस्पेक्ट्स, जो वो सब सर्च करते हैं। बहुत सारे सर्चेस करते हैं जो सॉलिसिटर्स होते हैं। सर्चेस लाइक कोल माइन का सर्च, एनवायरनमेंट का सर्च, वाटर का सर्च, बहुत सारे लैंडफिल का सर्च, बहुत सारे सर्चेस होते हैं कि जिस एरिया में आप जो प्रॉपर्टी लेने जा रहे हो उस एरिया के अराउंड कैसा है एनवायरनमेंट, इज़ इट गुड और लिवेबल एनवायरनमेंट, लिवेबल एनवायरनमेंट। कोल माइन की कोई ऐसी कोई गवर्नमेंट कोल माइन की या फॉरेस्ट की कोई ज़मीन तो नहीं है, या एनवायरनमेंट जो भी है एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की तो कोई ज़मीन नहीं है, उस पर तो वो बिल्ड प्रॉपर्टी नहीं है। तो ये सारे लीगल जो एस्पेक्ट्स होते हैं ना, कहीं वो प्रॉपर्टी रेड ऐश वाली प्रॉपर्टी तो नहीं है, सारे वो लीगल एस्पेक्ट वो सर्चेस करते हैं। ये एक वो सॉलिसिटर्स को ही करना होता है, वो वही करते हैं, इसमें आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। वो सारे सर्चेस करेंगे, बहुत सारे सर्चेस होते हैं, तो मैंने तो बस कुछ ही लिस्ट डाउन किए हैं। वो सारे सर्चेस करते हैं और फिर सारे सर्चेस करने के बाद वंस यू हायर द सॉलिसिटर, उनकी फ़ी भी होती है, आप उनको पे करोगे वो फ़ी, और सर्चेस की भी एक फ़ी होती है। वो फ़ी पे करने के बाद वो सारे सर्चेस करेंगे। बहुत सारे सॉलिसिटर्स होते हैं, उनका एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है, उसमें आप जाओ, अपना अकाउंट बनाओ और सर्चेस की फ़ी आप पे कर दो। वो आपको इनिशियली मोस्ट ऑफ द सॉलिसिटर यही कहते हैं कि आप ओनली सर्चेस की फ़ी पे करो, and when everything will happen, like contract exchange, transfer of property and everything, then lastly you pay all amount which like जो कि solicitor की fee होती है और etc miscellaneous charges, so all together at last you pay. So initially you pay the searches fee which can cost you around, depending on the solicitor, cheap solicitor भी होते हैं, I should not use the word cheap, I would say some reasonable price solicitors भी होते हैं, और कुछ obviously high amount जो बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं वो solicitors भी होते हैं, कुछ इन द मिडल भी होते हैं। सो आप चूज़ करो अपने एरिया के solicitors कौन है क्या है। सो आपको गूगल पे जाके सब कुछ पता चल जाता है, आप उनसे फ़ोन पे बात करो, उनसे कोट लो। कोट लेना यहाँ पे यूके में होता है कि आप उनसे कोट लो, उनसे पूछो कि हाँ आप कितना, मेरा ये प्रॉपर्टी है, इतने बेड्स की प्रॉपर्टी है विच आई एम गोइंग टू बाय, उसका अमाउंट ये है। डिपेंड भी करता है कितने बेड की प्रॉपर्टी है और क्या एरिया है प्रॉपर्टी का, कौन से जगह पे है वो प्रॉपर्टी, और साइज़ क्या है, ये सब कुछ डिपेंड करता है। उसके अकॉर्डिंग भी आपका सॉलिसिटर का चार्ज हो सकता है। सो आपने सॉलिसिटर फाइंड आउट कर लिया, उनको सर्चेस की फ़ीस दे दी, उसके बाद वो सारे सर्चेस करेंगे, सब कुछ फाइंड आउट करेंगे, और वो सर्चेस का रिजल्ट जब वो हो जाएगा, इट टेक्स टाइम अराउंड 1.5 मंथ, और कभी कभी कम भी लगता है। 4 वीक्स बोलते हैं लीगली, बट कभी ज़्यादा भी लग जाता है और कभी कम में भी हो जाता है। तो वो सर्चेस का सारा जो भी सर्च किया उन्होंने, उसका जो रिज़ल्ट आएगा वो आपको ईमेल के थ्रू शेयर करते हैं, और अगर कुछ प्रॉब्लम है प्रॉपर्टी में तो सॉलिसिटर आपको खुद ही बता देते हैं ऐसे ऐसे है, और वो आपको दे विल मेक यू अवेयर दैट दिस प्रॉपर्टी हैज़ दिस प्रॉब्लम, सो आर यू स्टिल थिंकिंग टू बाय द प्रॉपर्टी और वुड यू लाइक टू विड्रॉ, ऐसे ऐसे करके होता है। सो ये हो गया। उसके बाद फिर यस, सॉलिसिटर हायर करने के बाद सेकेंड थिंग आपको करनी है सर्वेज, होम सर्वेज होते हैं, होम बायर सर्वेज होते हैं। होम बायर सर्वे लेवल 2 आपको करवाना है अपने घर का, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इन सर्वेज के थ्रू ये एक विजुअल इंस्पेक्शन होती है ऑफ द प्रॉपर्टी। जो भी एक सर्वेयर है वो सर्टिफाइड लीगल सर्वेयर होता है,
आप हायर कर सकते हो उसको। ये भी आप गूगल पे जाओगे और टाइप करोगे होम बायर सर्वेयर्स नियर मी करके, सो वो आपको आ जाता है आपके एरिया के, ठीक है। आप उनसे कोट मांगो, उनके चार्जेस भी 500 पाउंड से स्टार्ट होते हैं। इट कैन गो अप टू, आई डोंट नो, as high as it can depending on the property and the area where the property is located and the size of the property. So वो surveyors होते हैं, टाइप ऑफ द प्रॉपर्टी ऑल्सो। सो उनसे कोट लो, लेट्स सपोज उन्होंने 500 पाउंड्स का कोट दिया आपके पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के लिए। सो अगर आप अग्री करते हो तो उनको बोल दो कि यस आई एम हैप्पी विद द कोट, कुड यू प्लीज स्टार्ट द प्रोसेस। सो वो आपसे पेमेंट लेंगे। वंस यू पे द अमाउंट, फिर वो आपके स्टेट एजेंट, जो भी एजेंसी के थ्रू आप घर ले रहे हो, उनको कांटेक्ट करते हैं, उनसे एक डे फिक्स कर लेते हैं कि ओके दिस डे इज़ गुड एंड आई एम कमिंग टू विजुअली इंस्पेक्ट द प्रॉपर्टी, और जो भी है वो सर्वे करने आते हैं। सो वो सर्वे करते हैं घर का पूरा सब कुछ, वो चेक करते हैं, वॉल्स, इलेक्ट्रिक पैनल्स, रेडिएटर्स, हीटर्स, और जो भी है किचन के जो भी अप्लाइंसेज एंड एवरीथिंग, रूफ चेक करते हैं, मतलब ईच एंड एवरी पार्ट वो चेक करते हैं, प्लम्बिंग, ड्रेन्स, वाटर, एवरीथिंग, वो सब कुछ चेक करते हैं, सीलिंग्स, डैम्प, वो सब कुछ चेक करते हैं प्रॉपर्टी में। और अगर कुछ भी उनको प्रॉब्लम मिलती है उनके सर्वे में, तो वो आपको बताएंगे कि ओके दिस इज़ द प्रॉब्लम। दे विल मेक यू अवेयर कि ये प्रॉब्लम है प्रॉपर्टी में। सो अगर आप मूव इन करते हो इस प्रॉपर्टी में, अगर आप खरीदते हो और मूव इन करते हो, सो ये एरियाज है जो विच नीड्स हाई अटेंशन एंड विच नीड्स सॉर्टिंग आउट as soon as possible when you move in the property. So color coding होती है, red is high alert, green is okay, green is okay, so no need to like make for like any immediate changes. Then amber color होता है, amber is yellow, orange, so और उसमें भी आपको attention देना है, but that's the second priority. रेड वन इज़ द हाई अलर्ट, सो उस चीज़ को आपको अटेंशन देना ही देना है, और उसको आपको चेंज करना है, या फिर उसकी जो भी है आपको रिपेयर एंड ऑल वो कराना पड़ेगा। मैं एक एग्जांपल देती हूँ, रेड हाई अलर्ट जो मेरे सर्वे में आया था। सो मेरा एक डोर में थोड़ा सा ग्लास ब्रेक था, तो वो हाई अलर्ट में उन्होंने डाला हुआ था। सो वो दैट एज पर द सर्वे वो दैट नीड्स चेंज, दैट हैज़ टू बी चेंज्ड as soon as possible when I move in. As soon as possible नहीं, as soon as it needs attention. So वो चेंज करना है। और ऐसे कुछ ऐसी चीज़ें जो हाई अटेंशन जिससे प्रॉपर्टी को अफेक्ट हो सकता है, वो रेड अलर्ट कैटेगरीज में जाती है। फिर जो एम्बर होती है, जो एम्बर मतलब येलो ऑरेंज जो होती है, दैट नीड्स अटेंशन बट यू कैन स्टिल लिव विद इट। ग्रीन इट्स ओके, अगर कुछ ऐसा ग्रीन आ रहा है तो वो तो ठीक है। तो ये सर्वेयर्स करते हैं, वो सर्वेयर्स आपको बताते हैं। सो ये हो गया। सो आपने मॉर्गेज एडवाइज़र को बोल दिया अप्लाई द लोन, सॉलिसिटर हायर कर लिया, सर्चेस स्टार्ट कर दिए, सर्चेस की फ़ी पे कर दी, उसके बाद फिर आपने सर्वेज को कर लिया, सर्वेज का जो भी अरेंजमेंट कर लिया, हायर यू हैव हायर्ड द सर्वेयर्स, ये हो गया आपका काम। सो इसके बाद क्या होता है, एट लास्ट जो सर्वे का जो रिजल्ट आता है वो आप अपने सॉलिसिटर को भी ईमेल करते हो। वो सर्वेयर जो आता है आपका होम बायर सर्वे करने, वो आपको एक रिटन रिपोर्ट देता है। उसमें आप पढ़ सकते हो कि कौन सी चीज़ें हैं, रेड अलर्ट की है, कौन सी येलो एम्बर है, कौन सी ग्रीन है। तो वो आपको ऑलवेज, यू शुड ऑलवेज शेयर दैट सर्वेयर रिपोर्ट विद योर सॉलिसिटर, क्योंकि सॉलिसिटर भी उसके गो थ्रू करता है, और उसमें अगर उसको कोई ऐसा एस्पेक्ट नज़र आता है तो वो उसके बारे में फिर क्वेश्चन रेज करता है सेलर पार्टी को जिससे आप घर खरीद रहे हो। और मतलब सेलर पार्टी का जो सॉलिसिटर है वो आपका सॉलिसिटर वो उनसे पूछेगा कि ये चीज़ें मिली है प्रॉपर्टी में, सो व्हाट इज़ इट्स ऑल अबाउट। कभी बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ लीगल एस्पेक्ट्स होते हैं जिनको इंश्योरेंस की ज़रूरत होती है, तो जो आपका जो सॉलिसिटर होगा जो घर खरीदवा रहा होगा आपको, वो उसके लिए इंश्योरेंस क्लेम करेगा विद अदर पार्टी जो कि सेलर पार्टी है, जो कि बेच रही है घर। और फिर दे हैव टू गिव दैट इंश्योरेंस। अगर वो इंश्योरेंस नहीं देंगे, अगर वो क्लेम नहीं देंगे, तो दैट प्रोसेस लीगली कैन नॉट गो फर्दर, ऐसे होता है।
अगर कुछ प्रॉब्लम मिलती है, अगर कुछ प्रॉब्लम मिलती है प्रॉपर्टी में, ठीक है, तब ऐसा होता है कि हमारा जो सॉलिसिटर है, मतलब जो हम जो खरीद रहे हैं घर, वो हमारा वाला जो सॉलिसिटर है वो ये सब कुछ क्लेम करता है। उसके बाद वो आपको मतलब इन्फॉर्म करेंगे कि ये चीज़ें थी, तो इसके लिए हमने ये वाला इंश्योरेंस उनसे क्लेम किया है और ये इतने अमाउंट का था, दे हैव पेड द अमाउंट, ऐसे ऐसे करके होता है, हमें नहीं देना होता। अगर कुछ भी क्लेम है तो वो जो सेलर्स पार्टी है उनकी गलती है, वाई दे हैव नॉट सिक्योर्ड इट। सो वो करते हैं, वो होते हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं, वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं वो मैं आई ट्राई टू डिस्कस दैट इन माई अनदर वीडियो। सो ये हो गया। उसके बाद लास्टली क्या होता है, सब कुछ फाइन है, एवरीथिंग इज़ रेडी, देन मॉर्गेज आपका जो आपके मॉर्गेज एडवाइज़र ने अप्लाई किया वो एक्सेप्ट हो जाता है, उसका लेटर आपके पास आता है। फिर मॉर्गेज एडवाइज़र और सॉलिसिटर जो भी है, इनकी डिटेल्स आपको आपस में शेयर, आप अपने सॉलिसिटर को अपने मॉर्गेज एडवाइज़र की डिटेल आप शेयर करते हो ताकि ये दोनों आपस में कांटेक्ट कर सकें, और जो भी अपडेट्स और जो भी एडवांसमेंट्स हो रही है मॉर्गेज पॉलिसीज़ में, और जो भी मॉर्गेज मिला है और क्या टाइम ड्यूरेशन, ये आपस में बात करते हैं। तो बस ये दोनों आपको बस डिटेल्स इनकी देनी होती है, मॉर्गेज एडवाइज़र को सॉलिसिटर की डिटेल्स देनी होती है, और उसके बाद फिर मॉर्गेज एडवाइज़र खुद ही सॉलिसिटर से अपना कम्युनिकेट करते हैं। तो ये हो गया, मॉर्गेज अप्रूव हो गया। मॉर्गेज अप्रूव होने के बाद इट ओनली टेक्स 2 वीक्स, 2 हफ्ते में सब कुछ हो जाता है, कभी कभी बहुत कम टाइम भी लगता है। फिर मॉर्गेज एक बार अप्रूव हो गया तो सॉलिसिटर आपको दोबारा से रिंग करेंगे और आपसे पूछेंगे दैट वी हैव शेयर्ड ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड एवरीथिंग विद यू, इट विल कम बाय पोस्ट के थ्रू आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल आते हैं, जैसे सर्चेस के एंड ऑल एवरीथिंग, ईमेल भी आता है। तो आई यू स्टिल हैप्पी टू कंटिन्यू लाइक विद द प्रोसेस, आई यू स्टिल हैप्पी टू बाय द प्रॉपर्टी, सॉलिसिटर पूछता है आपसे। फिर आप इफ़ यू से येस, तो वो आपको बता देते हैं कि दैट आई एम गोइंग टू टेक द अमाउंट ऑफ योर मॉर्गेज टुमारो या डे आफ्टर टुमारो, और आई नीड यू टू सेंड द डिपॉजिट, जो कि आपने डिपॉजिट अमाउंट है जो आपका 10% हो सकता है, 5% हो सकता है, 15% हो सकता है, जितना भी आपकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से। यूजली 10% ही होता है मोस्टली। सो वो आपको बोलेंगे कि आप अपना डिपॉजिट हमारे सॉलिसिटर बैंक, जो भी उनका एक पर्टिकुलर अकाउंट होता है, वो डिटेल्स आपको शेयर करते हैं बाय लेटर, उसमें उनके बैंक की डिटेल्स और सब कुछ होता है। तो उस पर्टिकुलर अकाउंट में आपको वो डिपॉजिट अमाउंट डालना होता है, आपका जो डिपॉजिट अमाउंट है हाउस का। और डिपॉजिट अमाउंट को भेजने का एक पर्टिकुलर तरीका है, ऑब्वियसली आप अमाउंट टाइप करोगे प्लस सॉलिसिटर आपको एक रेफरेंस नंबर देते हैं, वो रेफरेंस नंबर जब आप अमाउंट ट्रांसफ़र कर रहे हो डिपॉजिट का, तो आपको वो रेफरेंस नंबर लिखना है उसमें जब आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, ठीक है। उसमें एक ऑप्शन आता है व्हेन यू ट्रांसफ़र द मनी, उसमें ऑप्शन आता है, तो आपको वो रेफरेंस नंबर लिखना है, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको अपना डिपॉजिट ट्रांसफ़र कर देना है। वंस यू सेंड द डिपॉजिट टू द सॉलिसिटर्स अकाउंट, सॉलिसिटर फर्म और सॉलिसिटर ऑर्गेनाइजेशन जो भी है उनके अकाउंट में आप भेज देते हो, देन दे गेट द मनी फ्रॉम द बैंक जो आपको मॉर्गेज मिला है, और उसके बाद वो सारा अमाउंट लेके और अब वो नया कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं आपके बिहाफ पे। फिर वो कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सचेंज होते हैं। बिफोर एक्सचेंजिंग द कॉन्ट्रैक्ट द सॉलिसिटर विल अगेन रिंग यू, सॉलिसिटर आपको दोबारा फ़ोन करते हैं और वो पूछते हैं कि मैं ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज फॉर द बाइंग ऑफ द प्रॉपर्टी करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ आज, so are you still happy to continue? So you can say yes, I'm happy with the buying of the property. Once you say yes, that day they exchange the contract, so seller party and the buyer party is you, seller party is the person who is selling, they exchange the contract, and after exchange of contracts, uh, same day you get the keys, so you get the house keys, और जो भी पैसे का जो मैटर है वो सॉलिसिटर अपने आप ही करता है, वो बैंक से, और आपको बस अपना डिपॉजिट भेजना है, वो बैंक से मॉर्गेज एंड ऑल वो सब कुछ वो खुद करते हैं, वो पहले ही हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज की। सो कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज हो गया, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी हो गई। सो दिस इज़ द लास्ट स्टेप, और नॉट द लास्ट स्टेप, फिर आप जाओ अपनी कीज़ कलेक्ट करो स्टेट एजेंट से और मूव इन द प्रॉपर्टी। सो दिस इज़
these are all steps. I've tried to explain it, but still, if you have any question, please drop in the comments. Uh, I hope this video is helpful. कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज़ पूछ लेना. कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट्स में डाल सकते हो. So this is the process. Thank you so much. Thanks a lot, and you'll see me next time in my next video. Bye bye.